हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग वेल। चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर, जिसके अंदर बेसिकली 5 टेक्निक्स है। हम उसमें से एक पढ़े थे फंक्शनल फोरमैन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बात और बता दूं यहाँ पर कि जो भी PDF यूज हो रहा है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हम उससे डाउनलोड कर सकते हैं उसको। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और जो भी तुमको और आगे क्या सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखना है या कोई भी प्रकार का डाउट है या तुमको लगता है कि सर को और क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे सजेशन है तुम्हारे पास, तो मुझे वो देते रहना कमेंट बॉक्स में। कमेंट सारा पर्सनली रीड करता हूँ, ठीक है। चलो तो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, द हेडिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हम लोग पढ़ रहे साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर। पिछले क्लासेस में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का क्लासेस कर ले, तो उसको साइंटिफिक टेक्निक्स थोड़ा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइजेस ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये स्टैंडर्ड होता क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली है एक जैसा बनाना प्रोडक्ट हर बार, ठीक है। जैसे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको खाना बहुत पसंद आता है, हमको लगता है क्या खाना था, बेहतरीन, सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। और अगली बार जाते हैं वही रेस्टोरेंट में वही आइटम ऑर्डर करते हैं तो इतना खराब बनाता है, हम किसी को लेके जा रहते हैं हमको शर्म आ जाता है कि हम लोग कहाँ ले आए ये बोल के। होता है, बहुत बार होता है हमारे साथ। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है आखिर वो रेस्टोरेंट में? ऐसा तो नहीं है कि उसको खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि पिछली बार जब तुम आए तब तो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार सच में बहुत ज्यादा खराब है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्डाइजेशन। एक जैसा नहीं हो रहा हर बार। तो जब प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होगा ना हर बार, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा उसके मन में डाउट रहेगा कि अच्छा होगा या फिर नहीं। जबकि कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है जो एवरेज खाना है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, या फिर अच्छा भी है लेकिन हर बार सेम है। हम जितनी बार जाते हैं उतनी बार वैसा ही टेस्ट आता है वहां पर, तो हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे वैसे रेस्टोरेंट्स जाने में। होगा कि नहीं ऐसा? तो वही है कि F.W. टेलर का ये बोलना है कि अगर बिजनेस में स्टैंडर्डाइजेशन आएगा तो बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। देखना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल कब हो पाएगा? इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम, कहां से? सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन टू मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बोला कि जब हर एक जैसा चीज यूज होगा, रॉ मटेरियल वही होगा, मशीन्स वही होगा, वर्कर्स वही, सब कुछ जब एक जैसा होगा तो अपने आप आउटपुट भी एक जैसा ही आएगा। तो वो रेस्टोरेंट में क्या प्रॉब्लम हुआ, जब सेकेंड बार गए तो अच्छा नहीं लगा, तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा वहां पर? या तो सस्ता क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर लिया होगा, या उसके सेफ चेंज हो गए होंगे, या कोई मशीन वशीन बदल दिया होगा, है ना। तो इस वजह से वो खाना वैसा नहीं बन पाया, है ना। वरना थोड़ा बहुत डिफरेंस होता, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर सब कुछ वैसा ही का वैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कभी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी बट इट रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर, हर बार एक जैसा साइज होना चाहिए प्रोडक्ट का, टाइप, वेट, मेजरमेंट, क्वालिटी, सब हर बार एक जैसा होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फेमस होगा हमारे कस्टमर्स के बीच में। अगर हर बार एक साइज, एक टाइप, एक ही वेट का, एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे तो, है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेलर scientific methods of production must be selected to develop standard. Comparison like companies like Nokia, Apple, Nike, Videocon, etc. are using this technique. हर एक कंपनी यूज कर रही, तो दो चार कंपनी का नाम है, हर एक कंपनी यूज करता है द टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर, स्टैंडर्डाइजेशन आखिर हम क्यों करते हैं, ठीक है। देखना, फर्स्ट वन,
टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एट फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बोला कि जब बहुत सारा प्रोडक्ट है तो उसको एक फिक्स करना पड़ेगा कि हम एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक लिमिटेड वैरायटी का हम बनाएं। तो जो चल रहा है सिर्फ वो वाला बनाएं, बाकी को हम लोग कम भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल नीचे लिखा, पहले पढ़ाता हूं तुमको। A paper manufacturing company in USA reduced its variety from 2000 to 200, which brought positive results। बोला कि 2000 वैरायटी से 200 कर दिया वैरायटी, लेकिन ज्यादा ग्रो किया बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो जो 200 था वो स्टैंडर्डाइज हो गया, एक जैसा हर बार बनता, क्वालिटी अच्छा था, हर बार सेम वेट, मेजरमेंट, टाइप सब सेम था हर बार, तो वो ज्यादा अच्छा कंपनी मैनेज कर पाया 200 वैरायटी को। 2000 वैरायटी कर देने से जरूरी नहीं है चलेगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन मिसिंग हो, क्वालिटी इधर उधर हो जाए, वेट, मेजरमेंट्स ये सब इधर उधर हो जाए, है ना। नेक्स्ट, टू मेंटेन क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी मेंटेन करना। थर्ड वन, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। बोला कि मैन एंड मशीन, वर्कर्स कितना घंटा में कितना काम करेंगे, कितना कैसा क्वालिटी का सामान बनाएंगे, ये सब स्टैंडर्ड को फिक्स करना, इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है इतना? तो स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है, कोशिश करना हर बार एक जैसा आउटपुट हो। एक जैसा आउटपुट कैसे होगा? जब इनपुट, मशीन्स, मैन, ये सब को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, ये सब एक जैसा होगा, तो अपने आउटपुट भी हर बार एक जैसा निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो थर्ड टेक्निक है दैट इज वर्क स्टडी, काम के रिलेटेड स्टडी करना। अब उसके अंदर 4 प्रकार का स्टडी दिया गया है। पहला है फटीग स्टडी, थकावट। फटीग मतलब थकावट, है ना, कितना गैप चाहिए, इंटरवल्स, रेस्ट कितना चाहिए। दूसरा है मेथड स्टडी, काम को करने का तरीका। तीसरा है टाइम स्टडी, कितना समय लगना चाहिए काम को करने के लिए। एंड लास्ट वन है मोशन स्टडी, मतलब मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो बेसिकली 4 चीजें इसके अंदर, बहुत बड़ा टॉपिक है वर्क स्टडी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब, फटीग मतलब होता है थकावट। मतलब कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाउंड है कि वो थकेगा ही, उसको रेस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो फटीग स्टडी में ये डिसाइड करना कि वर्कर्स को कब कब रेस्ट का जरूरत है, कितना रेस्ट का जरूरत है, और एक रेस्ट और दूसरे रेस्ट के बीच में कितना देर का गैप होना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे वर्कर्स को, तो वर्कर्स, थके हुए वर्कर इनएफिशिएंट हो जाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। बल्कि 10-15 मिनट का अगर रेस्ट मिलेगा प्रॉपर टाइमली, तो वो लोग ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा एफिशिएंटली उस काम को कर पाएंगे। क्लियर? तो फटीग स्टडी बोलता है कि वर्कर्स को कितना रेस्ट इंटरवल्स क्या होना चाहिए, उसके बारे में है। बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर का बोलना है कि एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो कब काम कर रहा है, कितना देर काम कर पा रहा है, कब वो थक जाता है, कितना गैप करने के बाद फिर वो अच्छे से काम कर पा रहा है। वर्कर्स को ऑब्जर्व करो काम करते वक्त, और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कितना गैप होना चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, कितने देर का रेस्ट होना चाहिए, और एक रेस्ट और दूसरे रेस्ट के बीच में कितना देर का गैप होना चाहिए। ठीक है, देखना। This technique of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals, मतलब कितना रेस्ट इंटरवल देना है, the duration कितना समय के लिए देना है, and the number of rest intervals कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स देना है, मतलब कितनी बार ब्रेक देना है वर्कर को। ठीक है, a person is bound to get tired when he is performing a job for long period of time. There is always need for rest intervals. Taylor suggested that the time period and frequency of rest intervals should not be decided by wish and experience of manager. मतलब मैनेजर अपने मर्जी से डिसाइड ना करे कि कितना देर का गैप होना चाहिए, लेकिन कैसे डिसाइड हो, बट टू गिव अ साइंटिफिक इंक्वायरी, मतलब सच में हम ऑब्जर्व करें वर्कर्स को, कितना काम वो कर पा रहा है, कब थकता है, और उसके हिसाब से डिसाइड करें। क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है। कोई भी चीज इंट्यूशन पे या एक्सपीरियंस पे
या विश पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट टू गिव अ साइंटिफिक अप्रोच, फटीग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड, फटीग स्टडी करवाना पड़ेगा, मतलब वर्कर्स को सच में रियल लाइफ सिचुएशंस में काम करवाना है और देखना है कि कितना देर में वो थकता है ना। टू कंडक्ट फटीग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब, काम करते वक्त उसको ऑब्जर्व करना, एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड, कब वो थक रहा है उसको नोट डाउन करना। आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर्स बिकेम फ्रेश टू ज्वाइन, कितना देर का ब्रेक के बाद वो फिर से ज्वाइन कर पाएगा। सो इफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर, डेफिनेटली इट विल बी मोर साइंटिफिक। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम वर्कर्स को सच में ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितना देर का रेस्ट होना चाहिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा साइंटिफिक होगा। जबकि अगर हम अपने मन मर्जी गैप्स डिसाइड करेंगे, मन मर्जी रेस्ट डिसाइड करेंगे कि हाँ हर 2 घंटा में रेस्ट दे दो, हर 3 घंटा में 5 मिनट का रेस्ट दे दो, तो हो सकता है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक छोटा सा दिया हुआ है कि अगर 3 शिफ्ट का काम है तो वर्कर को पहला शिफ्ट में बुला लो, थर्ड शिफ्ट में बुला लो, तो क्या होगा, सेकेंड शिफ्ट में उसका थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड स्टडी, मेथड स्टडी मतलब काम को करने का बेस्ट तरीका, दैट इज नोन एज मेथड, ठीक है। देखना, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड or way of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resource, मतलब ऐसा एक तरीका फाइंड आउट करना, बहुत सारा तरीका है काम को करने का, तो बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना जिससे कम से कम स्टेप्स हो, कम से कम टाइम लगे और जो रिसोर्सेस है वो सही से यूज हो पाए। To determine the best way, there are certain parameters right from procurement of raw material till the final product is delivered. Taylor developed the concept of assembly line. पता ही होगा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है assembly line, पहली बार यूज हुआ था फोर्ड में, ठीक है, पढ़े भी होगे तुम पहले भी। तो assembly line टेक्निक कहां से आया है, मेथड स्टडी से आया है, ठीक है। The concept of assembly line by using method study, Ford Motors used this concept very successfully. Henry Ford पता ही होगा, assembly line स्टार्ट हुआ था वहां से, ठीक है। For example, for production of shoes there can be labor intensive methods and machine intensive method। बोला कि एक अगर शूज बनाना है तो लेबर इंटेंसिव भी हो सकता है, हम ज्यादा लेबर का मदद लें, और मशीन इंटेंसिव भी हो सकता है कि लेबर का कम मदद हो, मशीन सारा काम करे। तो 2 तरीका है। अब हमको फाइंड आउट करना है मेथड स्टडी में कि कौन सा तरीका एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। टू फाइंड आउट विच इज बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ दी मेथड, दोनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको देखना है कितना कितना रुपए लगेगा, एंड कंपेयर बोथ द मेथड्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ द कंपनी। क्लियर है। तो मेथड स्टडी का मतलब सिंपल सा बात है, एक काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा मेथड्स हो सकता है, हमको एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम स्टडी। तब टाइम स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी का मतलब है काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, ठीक है। तो टाइम स्टडी भी यही है कि ऐसा ना हो कि मैनेजर अपने मन से डिसाइड करे कि कितना समय लगना चाहिए काम को करने के लिए। एक एवरेज वर्कर को हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसको टाइम कितना समय लगता है एक काम को कंप्लीट करने में, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। देखना, द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडीज कंडक्टेड टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडीज आर, पहला द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए। सेकेंड, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, वर्कर का स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना कि कितना काम उसको कंप्लीट करना है कितना देर में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, एक काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए ये आइडेंटिफाई करना, और वर्कर्स को कैटेगराइज करना इनटू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। ऑब्वियस सा बात है कि जितना टाइम हम दिए हैं, जितना स्टैंडर्ड टाइम दिए हैं, अगर उतना के अंदर काम कंप्लीट करता है तो वो एफिशिएंट है, और उतना के अंदर अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है देन द वर्कर इज इनएफिशिएंट, ठीक है।
नेक्स्ट, टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय इंट्यूशन, विल एंड विश ऑफ मैनेजर। जो मैं बता रहा था, अपने मन से डिसाइड नहीं करना है, हमको एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करना है कि वो कितना समय लगाता है काम को करने में, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम। बट टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व, जो मैं बता रहा था, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर when he is performing the job with a stopwatch in hand and note down the average time taken by the worker in completing the job। बोला कि एक वर्कर को देखो काम करते वक्त और कितना समय लगा रहा है वो काम करने में, उसके हिसाब से डिसाइड करो स्टैंडर्ड टाइम। टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स एंड टेक आउट द एवरेज टाइम। 100 बार ये करो और 100 बार का एवरेज निकालकर फिर उसको सेट करो स्टैंडर्ड टाइम। दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अगर उतना के अंदर कर लेता है तो वो एफिशिएंट होगा, और उतना देर में अगर नहीं कर पाता है देन द वर्कर इज इनएफिशिएंट। ठीक है, इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव द टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम देन ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एक एफिशिएंट वर्कर बोलेंगे। And if the worker failed to achieve the target in standard time, then he is an inefficient worker। सिंपल सा बात है, जितना समय दिया गया है अगर उस समय के अंदर वो काम को कंप्लीट करता है तो उसको बोलेंगे एफिशिएंट, और अगर उतना के अंदर काम कंप्लीट नहीं करता है तो उसको बोला जाएगा इनएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट, जो लास्ट टेक्निक है वर्क स्टडी के अंदर, दैट इज आवर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है मूवमेंट्स ऑफ वर्कर। तो हो सकता है कि एक वर्कर बहुत सारा मूवमेंट्स करता, मूवमेंट्स का नाम मतलब जैसे यहाँ से पेन उठाना, यहाँ रखना, माउस पकड़ना, कोई भी प्रकार का जो मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वर्कर। तो एक वर्कर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो बहुत प्रकार का मूवमेंट्स करता है वो। तो उसमें से कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हो सकते हैं, सच में काम के थे, और कुछ मूवमेंट्स फालतू में हो रहा है जो कि अनप्रोडक्टिव है, जो कि यूज का नहीं है। तो मोशन स्टडी बोलता है कि एक वर्कर को एफिशिएंट बनाने के लिए कम से कम टाइम लगे, उसके लिए क्या करना होगा, मूवमेंट्स को क्लासिफाई करना होगा इनटू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। अगर हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कट डाउन करेंगे, उसको बंद करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा उससे। ठीक है, देखना, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडीज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडीज आर, पहला, to determine the movement of workers when they are performing the job। जब काम कर रहे हैं उनका मूवमेंट्स देखना। ठीक है, दूसरा, to differentiate the movement, जो मैं बता रहा था, into productive and unproductive movement। मतलब क्या चीज जरूरी था और क्या चीज जरूरी नहीं था। to cut down the unproductive movements, unproductive movements को बंद करना, क्लोज डाउन करना, कट डाउन करना। लास्ट वन, to design a suitable equipment and tool to minimize the unproductive movement। कोशिश करना कि unproductive movements कम से कम हो। नेक्स्ट, to conduct motion study टेलर suggested to observe। अगेन सेम चीज है, हर एक चीज में टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये, मतलब कोई भी चीज विश, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस से नहीं है, सारा का सारा चीज क्या है, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करो, वर्कर सच में जब काम कर रहा है तब देखो और उसके हिसाब से डिसाइड करो कि क्या चीज प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है और क्या चीज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है। टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। सब में तो यही है, ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर। ठीक है, व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट्स ही इज डूइंग। हाउ मेनी टाइम्स इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, कितनी बार उठ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ही इज बेंडिंग डाउन, repeat it for 100 times with different workers। After writing up all movements, classify them into productive and unproductive। उसको classify करना into productive movements and unproductive movements and make the strategy to cut down or minimize the unproductive movements। कोशिश करना कि unproductive movements जो है उसको हम cut down करें। For example, while observing worker, it is observed that worker has to bend frequently to pick up the tool। एक टूल को उठाने के लिए
बार बार उसको बेंड होना पड़ रहा है, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे बेटर जो टूल है उसको अगर टेबल पे रख दे तो उसको बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा वो टूल को उठाने के लिए। From the toolbox placed under his table, then a stool can be placed near his sheet to keep the toolbox so the worker does not waste his energy in bending again and again। तो उससे टाइम बचेगा। तो यही है मोशन स्टडी, मतलब जो वर्कर्स मूवमेंट्स कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना और देखना कि कौन सा मूवमेंट जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है उसको कट डाउन करना ताकि काम करने में कम से कम समय लगे। क्लियर है इतना? चलो, तो हम लोग इतना में रुकेंगे। हम 3 पढ़ लिए साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट में मुझे बताना और आगे के इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोस बनाना है। ऐसे तो वीडियो सीरियली जाएगा सिलेबस के हिसाब से, बाकी क्या चीज़ तुम और देखना चाहते हो वो कमेंट में मुझे बताना। थैंक यू एंड बाय बाय।